नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो हरियाणा के नए डीजीपी हैं ओम प्रकाश सिंह जी, तो उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं डीजीपी साहब के बारे में बताऊं कि ओम प्रकाश जी को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया, यानी एडिशनल चार्ज दिया गया इनको। और ये और भी कई विभाग है जिनका चार्ज इनके पास है। अब जैसे हरियाणा हाउसिंग, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है पंचकुला के अंदर, उनके भी एमडी हैं। एसएफएल जो मधुबन के अंदर है उसके डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा ड्रग कंट्रोल, हरियाणा राज्य ड्रग कंट्रोल ब्यूरो के उसके भी डायरेक्टर जनरल है। यानी कहने का मतलब ये है कि पुलिस के डीजीपी के अलावा भी 3 चार्ज इनके पास और भी हैं, और विभागों के भी हैं। तो इनको बनाया गया है कार्यकारी डीजीपी। और इनकी जो रिटायरमेंट है वो 25 दिसंबर को 2025 का, यानी अभी 2-2.5 महीने बाद इनकी रिटायरमेंट भी है। तो शायद इसलिए भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया होगा कि क्या पता 2-2.5 महीने ये कर लेते, उसके बाद अगर परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं तो वापस शत्रुजीत कपूर जी को भी लाया जा सकता है, या तब तक किसी और कोई जो पुलिस की नज़रों में होगा वो अपॉइंटमेंट की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, एक थोड़ा सवाल ये भी है कि क्या पुलिस के पास इतना कोई काबिल नहीं है कि उसको अभी से डीजीपी की अपॉइंटमेंट दी जा सके? क्या शत्रुजीत कपूर का ही वेट किया जा रहा है कि परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो शत्रुजीत कपूर जी को ही वापस लाया जाए? खैर दोस्तों, ये तो सरकार की वो है, सरकार का सोचना है, सरकार का काम है, तो इस विषय पर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो नए डीजीपी हैं ओम प्रकाश सिंह जी, ये जो हमारे फिल्म स्टार हुआ करते सुशांत सिंह राजपूत जी, उनके ये जीजा जी हैं। तो उसके मैं उस टाइम भी इनका नाम चर्चा में आया था जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी बॉम्बे के अंदर। खैर दोस्तों, कोई बात नहीं। तो अब ये था कि जब डीजीपी साहब पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे तो काफ़ी सवाल उनसे पूछे गए, और उनमें बाकी तो कुछ राजनीतिक सवाल थे, उनके जवाब भी राजनीतिक ही थे। तो उनमें से मैं सिर्फ जो उन्हीं सवालों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो आपकी हमारी सुरक्षा से संबंधित है या पुलिस की कार्यशैली से संबंधित है। तो पहली बात तो उन्होंने, एक पत्रकार ने पूछा कि जिस आजकल सोशल मीडिया के अंदर इतना कुछ आया हुआ है पुलिस के बारे में, जो एडीजीपी पूर्ण कुमार जी हैं उनके बारे में, या फिर एएसआई जो संदीप लाठरी या शत्रुजीत जी के बारे में, या तो मतलब उन्होंने सवाल पूछा। तो डीजीपी साहब ने ये कहा कि देखो, आज के दिन 2 दुनिया है, एक असली है एक नकली है। और जो सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना, वो नकली है और उसमें सब कुछ फेक है। और ये इन लोगों का है बिजनेस, और ये अपने बिजनेस के लिए कुछ भी बोल देते हैं, और उनका ये व्यापार है, तो अपने पैसों के लिए ये जनता को डराने लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे ठीक है, कुछ लोग थोड़ा बहुत वो करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सारी फेक न्यूज़ देते होंगे। मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया न हो तो गोदी मीडिया इतना बुरा हाल कर देगा कि वो आज जिस हिसाब से सरकार की सिर्फ गीत गाता है, जो सरकार की गलत पॉलिसी है उनके बारे में बिल्कुल नहीं बताता। तो सोशल मीडिया ही है जो पब्लिक को इस चीज़ के बारे में अवेयर करता है, पब्लिक जान पाती है। और इस विषय में भी एडीजीपी की सुसाइड केस में भी और संदीप लाठर की सुसाइड केस में भी जो मीडिया का रोल, सोशल मीडिया का रोल था, वो मेरे हिसाब से काफ़ी जायज़ था। तो ये एलिगेशन लगाना ये मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। जो डीजीपी साहब कह रहे हैं कि ये नकली दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया असली मीडिया नहीं है। खैर चलिए। अच्छा, दूसरा फिर उन्होंने एक सवाल का और जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जी आजकल पुलिस के ऊपर भी हमले होने लग रहे हैं। तो डीजीपी साहब ने कहा कि देखो, अगर हमारे ऊपर कोई गोली चलाएगा ना तो हम तो उसके ऊपर गोली चलाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई गैंगस्टर पुलिस को भी मारने का प्रयास करता है या फायरिंग करता है तो अपनी सुरक्षा में पुलिस उसके ऊपर फायरिंग करेगी। लेकिन पब्लिक के लिए, पब्लिक को कैसे गोली मारता या नहीं मारता, इसके जवाब में यानी इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं है किसी भी तरह का। तो ये भी एक अटपटा सा वो है कि क्या आज ये स्थिति हो चुकी है कि आज वार्निंग देनी पड़े, पुलिस को ही वार्निंग देनी पड़े कि अगर हमारे ऊपर गोली चलाई तो हम भी गोली चला देंगे। क्या अपराधियों के इतने हौसले बढ़ चुके हैं या पुलिस इतनी कमजोर हो चुकी है? ये समझ से परे की बात है। हालांकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि देखो, जो पुलिस फोर्स है आज वो 14-14, 15-15 घंटे काम करती है और वो मौत से लड़ती है 15 घंटे एक तरह से। तो पब्लिक को चाहिए कि वो सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर भी उन्होंने सोशल मीडिया का इनाम लिया कि सोशल मीडिया के ऊपर #वी लव और पुलिस का लिख के भेजे ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।
खैर दोस्तों, मुझे तो लगता नहीं कि कोई वी लव हमारी पुलिस लिखेगा, क्योंकि पुलिस ने आज तक ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई काम किया नहीं जिससे कि आम जनता में उसको प्यार की छवि या वो हो कि पब्लिक उससे प्यार करती हो। हाँ, गैंगस्टर या क्रिमिनल स्पोर्ट जरूर हम मीडिया में पढ़ते रहते हैं कि वो पुलिस है वो क्रिमिनल के साथ जरूर सपोर्ट करते। खैर चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों। तो ये तो एडीजी साहब के जो सवाल थे वो थे, लेकिन दोस्तों अब मैं एक बात करना चाहूँगा पुलिस की कार्यशैली के लिए, या फिर जो डीजीपी साहब ने जो जवाब दिए हैं कि ऐसी स्थिति आखिर आई क्यों, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो आज दोस्तों पुलिस की जो छवि है या पुलिस की जो ज़रूरत है या पुलिस की जो मजबूरियां हैं, उनके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डीजीपी जिम्मेदार होते हैं। क्यों जिम्मेदार होते हैं? क्योंकि डीजीपी की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो आजकल एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, सीनियरिटी के ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरह यहाँ भी कॉलेजियम सिस्टम होता और सीनियरिटी उसी आदमी को सीजीआई बनाया जाता जो कि सीनियरिटी में जिसका नंबर है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में होता है कि एक आदमी से भले ही उसको 1 महीने के लिए सीजीआई क्यों न बनना पड़े, लेकिन चाहे वो सरकार के खिलाफ है या पक्ष में है या न्यूट्रल है या कुछ भी है, जिसका नंबर आएगा सिर्फ वही सीजीआई बनेगा। अगर इस तरह हरियाणा पुलिस में भी हो जाए कि जो सीनियर है उसी को डीजीपी बनाया जाएगा, तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि इसका समाधान हो सकता है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि जो जूनियर होता है ना सीनियरिटी में, यानी जो सीनियरिटी में जिसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा नंबर होता है, और अगर उसकी मुख्यमंत्री के साथ या सरकार के किसी बड़े मंत्री के साथ कोई उसकी गुड बुक में है या उसके साथ निकटता है या फिर लॉबिंग करके वो सेटिंग कर लेता है, तो वही उसमें डीजीपी बनाया जाता है। और जब एक आदमी को ये पता है कि डीजीपी बनने में तेरा नंबर ही नहीं था और फिर भी सरकार ने तेरे को बनाया, तो वो फिर सरकार की ही सुनेगा, सरकार के ही गीत गाएगा, और सरकार जैसे भी डमरू बजाएगी उसी की धुन के ऊपर उसके पैर उठेंगे। उसे अपनी पुलिस फोर्स से मतलब नहीं है, उसको अपनी क्राइम रेट से मतलब नहीं है, उसको अपनी जो प्रॉब्लम है फील्ड फोर्स की उसको कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि आज पुलिस के पास आज ये जो क्राइम की स्थिति हुई है वो पुलिस के कारण इसलिए हो रही है कि आज न तो फील्ड फोर्स है पुलिस के पास, आज जितने खाली पद पड़े हैं ना, संख्या इतनी ज़्यादा, पब्लिक की इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है कि आज जितने खाली पद हैं पुलिस के अंदर वो तो भरे ही भरे जाएं। इसके अलावा अगर 10 गुना ज़्यादा भर्ती की जाए पुलिस में, रेगुलर भर्ती की जाए, तब जाके पुलिस अपराधों को कंट्रोल कर सकते हैं। और लेकिन आज के दिन जो भी उनके पास संख्या है, वो अगर कहीं कोई अपराध होता है और अगर उसकी कोई एफआईआर दर्ज करवाने आता है, तो एक आईओ उसकी मुंशी अगर उसकी एफआईआर दर्ज करता है और कोई आईओ उसके लिए उठता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इतनी देर में तो 10 केस और हो लेते हैं। अब उसको ये समझ में नहीं आती आईओ को कि वो किस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाए, किस एफआईआर के ऊपर काम करे। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास फोर्स ही नहीं है किसी भी तरह। अगर थोड़े बहुत पुलिस ये सरकार अगर दे रही है तो या तो ये बूढ़े फौजी जो रिटायरमेंट के बाद फौज से रिटायर होकर आते हैं, उनको एसपीओ बोलते हैं, 20-20 हज़ार 18-18 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह मिलती है। वो 8 घंटे से ज़्यादा जॉब करते नहीं, 8 घंटे जैसे ही पूरे हो लेते हैं अपने वो घर की ड्रेस पहनते चले जाते हैं। अगर कोई उन पर ये दबाव डालता है कि अभी और नौकरी करनी पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उससे आईओ के साथ जाना पड़ेगा, तो मना कर देते हैं। और अगर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो वो जॉब को छोड़ भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सीधा सवाल है कि 20 हज़ार रुपये में तो इतना ही काम होगा, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा, भले ही अपना कोई और रख लो, वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। और रही बात होमगार्ड की, तो होमगार्ड का भी यही हालत, कभी हरियाणा के अंदर होमगार्ड की सबसे निकट नौकरी समझी जाती थी और उससे कोई बच्चा भी नहीं डरता था। और आज वो पुलिस के अंदर रेगुलर भर्ती करने लग रहे हैं, तो वो उनका भी यही हाल है, 20-20, 22-22 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है। वो क्रिमिनल के पीछे क्यों भागेंगे? और अगर भागेंगे तो उनके लिए एक फोर्स ही नहीं है। कोई भी थाना है, उस थाने के अंदर सिर्फ एक एसएचओ होगा और एक हवलदार और 4 उसको मिलेंगे होमगार्ड के। अब उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। तो जब पुलिस के पास कुछ भी नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए फोर्स नहीं है, क्राइम को रोकने के लिए फोर्स नहीं है, तो पुलिस कहाँ से, फील्ड फोर्स कहाँ से रुके, कहाँ से एक इंस्पेक्टर है या जो दूसरा है वो क्रिमिनलों को ढूंढने के लिए जाएगा? अब अगर वो जाएगा तो पीछे से थाना खाली हो जाएगा, लोग एफआईआर जो ये अपनी कंप्लेंट देंगे किसको देंगे? तो ये भी प्रॉब्लम। दूसरा, फिर मान लीजिए पुलिस अगर कोई केस हो जाता है और कोई आईओ उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, तो एक केस में एक आईओ के कम से कम 50 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं।
और वो 50,000 रुपये उसको तब मिलते हैं जब वो अरेस्ट हो जाता है, वो अपराधी अरेस्ट हो जाता है, केस उसको पूरा काम हो जाता है, तब वो अपना बिल बना के इन्हें और तब वो अपने उसको जो डिपार्टमेंट को देगा और उसके बदले में भी अपने खर्चे को लेने के लिए भी एक आईओ को भी रिश्वत देनी पड़ती है अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर। अब ये बताइए, जब एक आईओ को अपने पैसे लेने के लिए अपने ही डिपार्टमेंट में रिश्वत देनी पड़ेगी तो फिर क्या होगा? क्या वो अपनी तरफ से खर्चा कर पाएगा? यही कारण है कि आजकल अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाता है तो उसके पास मान लीजिए कोई क्राइम हो जाता है और वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर या स्टेट से बाहर अपराधी भाग जाता है तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस या तो जो पीड़ित है उसी को कहती है कि गाड़ी का अरेंजमेंट करो, वहाँ चलेंगे, और गाड़ी का अरेंजमेंट पीड़ित को करना पड़ता है और उसका तेल पानी का खर्चा पीड़ित को देना पड़ता है, उसके पुलिस वालों के खाने पीने का खर्चा उसका देना पड़ता है। इससे अच्छा तो वो यही सोचता है कि एक बार तो मैं लूट पिट गया, दोबारा भी क्यों लूटता हूँ, तो वो अपने घर बैठ जाता है। और इसमें वो आईओ जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदार है पुलिस के आला अधिकारी, और आला अधिकारियों में भी इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो डीजीपी है। क्यों? क्योंकि वो सीनियरिटी में डीजीपी नहीं बना, वो जूनियर से अपने सीनियरों को सुपरसीड करके डीजीपी बना है, तो वो तो सरकार का यशमैन होगा, वो पुलिस का डीजीपी थोड़ी होगा, तो सरकार का यशमैन होगा, उसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। अब एक आईओ या एक एसएचओ, वो अगर उसके पास फोर्स कम है तो वो किसको कहेगा? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एसपी को कहेगा। एसपी किसको कहेगा? डीजीपी को कहेगा। डीजीपी ने बात सुननी नहीं, डीजीपी ने वही करना जो सरकार ने करना। तो पुलिस फोर्स की ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके लिए पुलिस की जो कार्यशैली है, सरकार की जो कार्यशैली है, वो दोषी है और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को। और पुलिस फोर्स न होने के कारण, उनके पास संसाधन न होने के कारण ये हालत हो चुकी है कि एक तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती, और एफआईआर दर्ज होती भी है तो उसके ऊपर काम नहीं होता, और मजबूरी में पुलिस वालों को जो क्रिमिनल है उसी के साथ सेटिंग करनी पड़ती है, उसी के पैसों से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, या फिर जब कोई भी साधन नहीं देखता आखिर उसी से दोस्ती कर लेते हैं। और जब उसका पुलिस को भी पता है कि इसका अंजाम कुछ होना नहीं, तो उसको कम से कम वो जो आरोपी है, आरोपी से ही पैसे लेके ना अपना काम चलाते हैं। अभी एक यमुनानगर की घटना थी, मैंने आपको वीडियो भी बनाया था कि वहाँ एक एसएचओ थी, एक हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर, वो एक लड़की को किसी वाहियात आदमी ने या क्रिमिनल ने छेड़ दिया। उसका पिताजी गया थाने में, तो जहाँ जब थाने में देखा तो उस सामने जिसने छेड़ा था वो तो पुलिस के साथ चाय पीने लग रहा है, बिस्कुट खाने लग रहा है। और जब उस लड़की के फादर ने ये कहा कि इसने मेरी बेटी को छेड़ा है, तो उसने पुलिस वालों ने समझौता करवाने का प्रयास किया, जो उसने मना कर दिया, तो उस पीड़ित लड़की के सामने ही उस पीड़ित लड़की के पिताजी को हवालात में डाल के ठुकाई की उसकी। वो तो जो शाम को छूटने के बाद जब साइन कर लिए समझौते के ऊपर, तब उसको जाने दिया, और वो तो पढ़ा लिखा आदमी था, वो सीधा एसपी के पास पहुंच गया। और एसपी के पास जब वो अपनी कंप्लेंट करने लग रहा था तो ये बात मीडिया में आ गई। मीडिया में आने से एसपी को तीनों सस्पेंड करने पड़े। यमुनानगर की घटना है, मैंने वो थाना भी और उनके नाम भी बताए थे उस टाइम पे कि कौन कौन वो थी। तो ये हाल पुलिस का हो चुका है। ये पुलिस का हाल हुआ नहीं है, ये हाल पुलिस का कर दिया गया है, ये सरकार ने कर दिया है। क्योंकि सरकार को पब्लिक से मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ ये है कि जो उसके विरोधी है उनको उठा के बंद करना है, उनके चुप करना है, और उसके लिए जितनी भी फोर्स बची हुई है वो सफिशिएंट है। बाकी जो वो अपनी सुरक्षा के लिए लगा लेते हैं, तो पब्लिक में मर्डर होता है या क्या चोरी चकारी होती है, लूटपाट होती है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। किसी टाइम पे यूपी देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल स्टेट हुआ करता है, और योगी आदित्यनाथ एक सीएम के आने से वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ अब यूपी समझी जाती है, और आज उसका रिवर्स हो चुका है। किसी टाइम हरियाणा सेफ समझा जाया करता, और आज देश का सबसे खतरनाक अगर कोई स्टेट है तो वो हरियाणा है। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट हरियाणा के अंदर, सबसे ज़्यादा गैंगस्टर हरियाणा के अंदर है, सबसे ज़्यादा लूटपाट छीना जब्ती हरियाणा के अंदर होने लग रही है। आज कोई भी महिला अपने घर से बाहर 10 कदम चलती है तो उसमें भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तब तक चेन स्नैचिंग हो जाती है उसकी। आज किसी रोड पे कोई आदमी जा नहीं सकता, तब तक उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, कोई लूटपाट हो सकती है, और मामले ट्रेस होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि पुलिस के पास फोर्स नहीं है। फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि डीजीपी उनको फोर्स लगाने के लिए सरकार पर दबाव ही नहीं डालता, और सरकार इसलिए नहीं लगाती कि अगर जो भी उसका बजट आता है, जो उसका रेवेन्यू इकट्ठा करता है, अगर वो सारी रेवेन्यू को पुलिस में तनख्वाह के रूप में दे देगा, तो जो नेताओं के जो पेट हैं वो समाज कल्याण के नाम से जो योजनाएं चलाते हैं, तो वो फिर उन योजनाओं के माध्यम से अपना पेट कहाँ से भरेंगे? समस्या ये है। आम आदमी की किसी को कोई चिंता नहीं है।
जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक ऐसे ही पुलिस वाले आत्महत्या करते रहेंगे, ऐसे ही आईजी आत्महत्या करते रहेंगे, ऐसे ही संदीप लाठर आत्महत्या करते रहेंगे। आज पुलिस वाले को 14-14, 15-15 घंटे, जैसे कि कल की उसमें डीजीपी ओपी सिंह जी ने कहा था कि आज एक पुलिस वाला 14-14, 15-15 घंटे की ड्यूटी करता है। अगर वो 15 घंटे की ड्यूटी करके घर जाएगा तो वो अपनी थकावट दूर करेगा, सोने की कोशिश करेगा या घर वालों की फरमाइश पूरी करेगा। अगर वो फरमाइश नहीं करेगा तो घर में तनाव होगा, और यही तनाव ही उनकी जान लेने लग रहा है। रोजाना हम अखबार में पढ़ रहे हैं, आज वहाँ के पुलिस वाले ने आत्महत्या कर ली, आज वहाँ के एसएसओ ने आत्महत्या कर ली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है तनाव। तनाव की वजह क्या है? फील्ड फोर्स का न होना, पुलिस के पास संसाधन न होना। और ये कौन नहीं दे रहा? ये डीजीपी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सरकार का ये काम है कि वो पैसे बचाए, सरकार के कम से कम तनख्वाह देनी पड़े, कम से कम पैसे देने पड़े, ये डीजीपी अरेंजमेंट करता है। इसलिए सुपरसीड करके डीजीपी बनाया जाता है। तो ये ट्रेजेडी है दोस्तों, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, और ये मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में खत्म होगा। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता को अपराधों से मुक्ति मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई गैंगस्टर है यूपी की तरह, उसका हल किया जाएगा। आज जेलों से जो गैंगस्टर चला रहे हैं उसके लिए भी आखिर पुलिस ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। या पुलिस की मजबूरी कहिए या कुछ भी कहिए, तो आज जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए, हर परिस्थिति के लिए पुलिस की कार्यशैली। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा कहना ठीक है, मेरी सोच ठीक है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना या कहना गलत है तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की जो विवेचना है, विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।